थैंक यू सर। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस समय हम लोग जो है बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है जो हमको एलिब्रेशन के लिए मिला है वो है एजुकेशन फिलोसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म एंड पीबीएसपी। अम्बेडकरवाद की शिक्षा क्या है और पीबीएसपी का क्या रोल है, इस पर मुझको आज प्रेजेंटेशन के लिए आपके सामने मौजूद हूं मैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हम जितना मेरे को जानकारी है पीबीएसपी से जुड़े हुए, मुझको लगभग 3 साल हो गए, आज हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत महानायक काशीराम साहब का जो स्लोगन है कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा से शुरुआत करना चाहूंगा कि महानायक काशीराम साहब ने ये जो 20वीं सदी के अंतिम महानायकों में जिनकी गिनती होती है, महापुरुषों में अंतिम जो महापुरुष हैं वो महानायक काशीराम साहब हैं। और उनका ये जो सेंटेंस है कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, वो क्या समझाना चाहते थे, किस चीज को समझने के लिए कह रहे थे, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण और आज के समय में प्रासंगिक है। क्या समझाना ये है, क्या हम अम्बेडकरवाद को नाविन्यपूर्ण, यौवनपूर्ण और स्फूर्तिदायक बना सकते हैं? क्योंकि आज जो मनुवादी फोर्सेस जो काम कर रही हैं उसको अगर कोई इस देश में टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद ही टक्कर दे सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अम्बेडकरवाद को नाविन्यपूर्ण, यौवनपूर्ण और स्फूर्तिदायक बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की जो अम्बेडकरिज्म एजुकेशन फिलॉसफी है, जो एजुकेशन विचार है, उसी के द्वारा भी, क्यों विचारों से ही सब काम हो सकता है। लड़ाई से तो होता है लेकिन सबसे पहले विचारों की लड़ाई से काम होता है और उसी से ही क्रांति होती है। साथियों, मैं महानायक काशीराम साहब के इस वक्तव्य के बाद मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1851 और उनका जो अंतिम समय जो हुआ है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ये जो शासन काल है ये हमारे लिए एक मौर्य एम्पायर का जमाना था जो स्वर्ण काल से जाना जाता। एक बाबा साहब का जमाना है, समय का है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से मजबूत समय हमारे आया। क्योंकि अशोक का रिजाइन विल बी द कम, आई विल क्रिएट द फिटनेस ईच फियरनेस ईच वन। अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। वो कैसे बनाएगा ये हमको समझना पड़ेगा। साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति के एक गुरु होता है। कोई भी जो शिष्य बनता है वो एक गुरु का शिष्य बनता है। लेकिन ये मेरे जीवन में पहले महापुरुष हैं जिनके 4 गुरु हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 गुरु हैं और चारों गुरु वैचारिक गुरु हैं। इनके सबसे बड़ी बात ये वैचारिक गुरु हैं। तो पहले बुद्ध, दूसरे कबीर, तीसरे ज्योतिराव फुले और चौथे जो है महाराज काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग से हमें जो पता चला है वो प्रोफेसर जॉन डेवे हैं। तो पहले जो गुरु हैं उनके जो बुद्ध हैं, उनसे क्या सीख मिलती है बाबा साहब को, बाबा साहब ने क्या सीख उनसे ली है, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी कहां डेवलप होती है? उनको बाबा साहब को बुद्ध से जो मिला कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानिए। यानी कि मनुष्य के जो मुक्ति का मार्ग है वो सिर्फ सत्य और असत्य पर निर्भर है, सही रास्ते पर निर्भर है। ये जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर जो जीवन में जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घट रहा है वो सारा कुछ आपके शरीर में घट रहा है। शरीर की संवेदनाओं से ब्रह्मांड के जो घटने वाली घटनाओं हैं उसका अनुमान लगा करके सत्य और सत्य को सत्य जानिए और असत्य को असत्य जानिए। इसी रास्ते पर चलते चलते जिस प्रकार आप मुक्ति को मार्ग को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार बाबा साहब अपने शैक्षणिक ज्ञान से इस देश में एक राजनीतिक, एक सामाजिक क्रांति, एक वैचारिक क्रांति करना चाहते थे। ये बुद्ध से ही उनको जानने के लिए मिला है। दूसरे जो उनके गुरु हैं बाबा साहब के, वो संत कबीर हैं। अभी पीछे संतों के जीवन पर बहुत सारी चर्चा हमारे साथियों ने की थी। संत कबीर जो है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु हैं तो वो सिर्फ इसलिए है कि कबीर की आइडियोलॉजी में मूर्ति पूजा, पाखंडवाद,
अंधविश्वास और ऊंच नीच का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए बाबा साहब को समता, समानता और बंधुता, समता, समानता और बंधुता की विचारधारा को लेकर के अगर उनको कहीं कोई कंसेप्ट मिला है तो संत कबीर से मिला है। ये संत कबीर उनके दूसरे गुरु हैं बाबा साहब के। साथियों, जो तीसरे गुरु हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। ये मुझे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्योतिबा फुले बाबा साहब के समय से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के ही थे वो, और उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण नाम है उनका। आज अगर किसी को भी आधुनिक शिक्षा का हम अगर किसी को शिक्षक दिवस की अगर बधाई देते हैं तो हम ज्योतिबा फुले के नाम से ही देते हैं। और उनका इसलिए भी है, वो और उनकी पत्नी दोनों ने शिक्षा जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया। साथियों, उन्होंने पहली बार शूद्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय खोला, इसके लिए संघर्ष भी किया, और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। ये पहले महापुरुष हमारे थे जिन्होंने बहुजन समाज के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित किया। मुझे अभी 2 दिन पहले FR जनार्दन साहब ने बताया, और यहाँ पता चला हम लोगों को कि बाबा घासीदास जो थे, वो सतनामी जो संत के वो थे, उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था और 1925 में शिक्षा को लागू करने का काम सभी लोगों के लिए दिया गया था। और उन्होंने जब वो किया तो ज्योतिबा फुले को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। 1825 में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। और उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण की, जब ज्योतिबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा के लिए जब कार्य किया तो बाबा साहब को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, और बाबा साहब वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और विश्व स्तर पर कोलंबिया विश्वविद्यालय का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विश्व का है, वहां जाकर उन्होंने शिक्षा दी। ज्योतिबा फुले की शिक्षा का जो मेन जो कोटेशन है वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उनका जो दर्शन है वो उस कोटेशन में छिपा हुआ है। साथियों, कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र खचरे, ये सभी अनर्थ एक विद्या के अभाव में हुआ। ये जो है इट इज नॉट ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो है शैक्षणिक शिक्षा नहीं है डिग्री लेने के लिए, ये एक दर्शन है। दर्शन क्या है ये समझना पहिया। इस सेंटेंस में जो बहाना काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग से जो हमने प्राप्त किया है वो है चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन और रिसोर्ट टू क्रिएटिविटी। यानी कि हम जो है कंसेप्ट को चैलेंज स्वीकार के रूप में हम चुनौतीपूर्ण ले सकते हैं, और लीड टू इनोवेशन, और जो है सृजनता को हम जो है उसमें ले सकते हो, क्रिएटिविटी, सृजनता, और उसके लिए हम काम कर सकते हैं। ये जो 3 सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में ज्योतिबा फुले की शिक्षा का भाव छिपा हुआ है। इस भाव को समझने के लिए बाबा साहब ने जब इस चीज को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने पाया कि ज्योतिबा फुले एक बहुत महापुरुष है। ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बनाया जाता है, गुरु बनाया तो कोई ना कोई बात होती है, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा को अपना गुरु बनाया। साथियों, जो चौथे गुरु बाबा साहब के हैं वो प्रोफेसर जॉन डेवे हैं। ये प्रोफेसर जॉन डेवे बाबा साहब के चौथे गुरु इसलिए हैं कि इन्होंने लाइफ और समाज दोनों के सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर जीवन को चलने की और चलाने की और आधुनिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाने की जो ज्ञान दिया है वो प्रोफेसर जॉन डेवे से बाबा साहब को मिला है। हमारे पूना के एक प्रथम श्रेणी अधिकारी प्रोफेसर KN कदम ने यहां तक कहा है कि अगर हमें बाबा साहब को समझना है, अगर बाबा साहब को हमें पूरा लाइफ को रिसीव करना है, अगर उनको गेन करना है, तो हमको प्रोफेसर जॉन डेवे को समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात KN कदम ने कही। अगर प्रोफेसर जॉन डेवे को समझना है, क्योंकि तो क्या ऐसी खास बात है प्रोफेसर जॉन डेवे में जो समझना पड़ेगा, जिनको बाबा साहब ने भी अपने जीवन का चौथा गुरु माना है। तो साथियों, उन्होंने क्या कहा है जॉन डेवे ने, उसके कोटेशन को समझिए। जॉन डेवे को, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। जीवन के लिए शिक्षा की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। और इसी तरीके से स्कूल वाज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, द स्कूल इज लाइफ इटसेल्फ। जो जीवन में स्कूल भी उतना ही, जीवन अपने आप, स्कूल अपने आप में एक जीवन है। दूसरा इन्होंने कोटेशन दिया है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस
एजुकेशन इज ए ग्रोथ, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज लाइफ इटसेल्फ। जीवन, बाबा साहब ने कहा, जॉन डिवे ने, कि ये प्रक्रिया और ये ग्रोथ और एजुकेशन प्रिपरेशन ये अपने आप में एक शिक्षा है। ये इतना बड़ा जो उन्होंने दर्शन दिया है, इसीलिए बाबा साहब ने उनको अपना चौथा गुरु माना है। We only the think when we are the confronted with problem। जब हम समस्या के साथ खड़े होते हैं, जब समस्या मेरे सामने खड़ी होती है, तब हम उसके बारे में करते हैं। ये जॉन डिवे ने कोटेशन कोट किया है, द सेल्फ इज नॉट ए समथिंग रेडीमेड बट समथिंग इज कंटिन्यूअस फॉर्मेशन थ्रू चॉइस ऑफ द एक्शन। ये हमको एक जो दर्शन मिला है, ये जो प्रोफेसर जॉन डिवे हैं, इन्होंने का छोटा मोटा दर्शन नहीं है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली प्रासंगिकता, कि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और बाबा साहब की सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और दोनों बुक्स की देखिए कितनी बड़ी प्रासंगिकता दोनों की मिलती है, कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो अगर आप डेंजर्स ऑफ द बुक इन द वर्ल्ड अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो 5वें नंबर पर यह किताब निकल करके आती है। और बाबा साहब की जो किताब है एनिहिलेशन कास्ट, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में 26 चैप्टर है, और बाबा साहब की जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसमें भी 26 चैप्टर है। यानी कि गुरु और शिष्य दोनों की दोनों महत्वपूर्ण कृतियां हैं, और दोनों ही जो है बराबर चैप्टर है उनमें। तो ये ऐसे ही सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी गुरु और शिष्य की बहुत बड़ी मानी जाती है। ये जो इसलिए इनको माना है। ये सर मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि ये जो कंसेप्ट है बाबा साहब को इस बुक से और प्रोफेसर जॉन डिवे से जो सीखने को मिला है, कि लर्न थिंकिंग लर्न पॉसिबिलिटी, कि जितना ही आप सोच विचार करेंगे और उतना ही आपको संभावना निकलेगी। जितना आप टीच थिंकिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ने के लिए सोचेंगे, उतनी ही आपको पॉसिबिलिटी नजर आएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज पर गौर करें। We lost our ability to think under the Daniel of education। ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का कोटेशन है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो शिक्षा की जो नीति थी, जिस पर शैक्षणिक दर्शन पर हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की नीति को समझने के लिए बाबा साहब का जो मेन कोटेशन है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। इट इज पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड इन व्हाट एवर डायरेक्शन अवर चूजेस। डॉक्टर बाबा साहब का कोटेशन है कि जब हमें किसी तरफ संभावना दिखाई देती है और दिमागी तौर से मजबूत होते हैं, तो हमको डायरेक्शन के रास्ते अपने आप निकले आते हैं। जी, एजुकेट, शिक्षित बनो का मतलब है थिंकिंग एजुकेशन, सोच विचार एजुकेशन। बाबा साहब इस कोटेशन से ये मैसेज देना चाहते हैं कि सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। ये शिक्षा से ये मतलब है बाबा साहब का। कुछ लोग क्या लगाते हैं वो अलग चीज है। और एजिटेट का मतलब है संघर्ष करो, और इसको बाबा साहब कहते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, संभावना ढूंढो, संभावना खोजना सीखो और संभावना खोजना सिखाओ, संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। और तीसरा है ऑर्गेनाइज, संगठित रहो। क्रिएटिव एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन इट मींस सृजनता करना सीखो और सृजनता करना सिखाओ और सृजनता करने वाला समाज बनाओ। बाबा साहब का जो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज जो ये कोटेशन है, उस कोटेशन को लोग नए नए तरीके से लेते हैं। लेकिन आज 21वीं सदी में हम बाबा साहब को अगर समझना है तो उनके एजुकेशन को इस रूप में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब हम जाकर के काम करेंगे, तब समाज को नई दिशा देने का काम हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के उपरोक्त जादुई वक्तव्य ही शिक्षा है। क्योंकि 21वीं सदी में शिक्षा को समझना है तो प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो की शिक्षा सूत्र समझना भी अनिवार्य है। साथियों, मैं आपको ये वो वाला कोटेशन बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर इस सेंटेंस पर इतना ज्यादा जोर दिया है, तो उनकी 21वीं सदी में जो एडवर्ड डी बोनो जो माइंड गुरु हुए हैं, उन्होंने जो कोटेशन दिया है कि एजुकेशन का मतलब है कि नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल। शिक्षा बराबर ज्ञान प्लस बुद्धि प्लस विचार कौशल,
ये जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप आगे जो है उस लेवल का काम नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि पावर ऑफ पावर्स इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, पावर ऑफ पावर्स इज पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। ये जो बाबा साहब की एजुकेशन फिलॉसफी है, जो शिक्षा से संबंध है, उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये वाक्यांश है। We must acquire education to improve and develop our thinking and design to way forward to become thinking citizen। ये कोटेशन समझिए सर, ये कोटेशन, we must acquire education to improve and develop our thinking and design to way forward to become थिंकिंग सिटीजन। JMKSOT महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का कोटेशन है, जो बाबा साहब के जो कोटेशन से मैच खाता हुआ आज के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बी ए रूलिंग रेस। धीमंत PR अम्बेडकर सर का ये कोटेशन है, धीमंत PR अम्बेडकर सर का ये कोटेशन है कि अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बिकम ए रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाला व्यक्ति कभी समाज का शासक नहीं बन सकता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाबा साहब, एडवर्ड डी बोनो, ज्योतिबा फुले और उनको समझते हुए हम आगे की बात को करें। यू कैन डू इट, यू बिलीव यू कैन, यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। यदि आपको अपने द्वारा किए जाने वाला विश्वास है तो आप उस काम को कर सकते हैं, और आपको ये काम करना भी चाहिए साथियों। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा का मतलब सोच विचार करने की शिक्षा से है। थिंकिंग इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज, थिंकिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन स्किल बिकॉज थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। क्योंकि बाबा साहब ने एक सेंटेंस बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का कोटेशन है। बाबा साहब अम्बेडकर इस शिक्षा के अलावा अब बाबा साहब की कृति पर अगर हम विचार करके देखते हैं तो अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। ये द इंफॉर्मेशन इज ओवर, वी आर लिविंग इन द कंसेप्ट इज। आज हम सूचनाओं के और संभावनाओं के समय में जी रहे हैं। तो बाबा साहब को एक्शन आइडियोलॉजी कहा जाता है। एक्शन आइडियोलॉजी किस रूप में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कभी हमने इस पर विचार किया? तीन चीजें हैं जिसको हमने ये पाया कि बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी है वो तीन चीजों से क्या है। पहली जो है जाति का संपूर्ण नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब को अगर एक्शन आइडियोलॉजी, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, क्या हम अम्बेडकरवाद को यौवनपूर्ण, नाविन्यपूर्ण और स्फूर्तिदायक बना सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। हाउ कैन दिस? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी है वो है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। अगर हम जाति का विनाश करने का काम करते हैं तो ये अम्बेडकरवाद का एक्शन आइडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। टू बी ए रूलिंग रेस, बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना, ये बाबा साहब का एक्शन प्लान है। नंबर एक, जाति को खत्म करना, दूसरा बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना, और तीसरा भारत को प्रबुद्ध, भारत में पुनर्निर्माण करना, भारत को बौद्धमय बनाना। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत का बौद्धमय से भी है, और बल्कि यहाँ प्रबुद्ध भारत से मतलब है बाबा साहब इंटेलेक्चुअल क्लास की बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास की बात कर रहे हैं बाबा साहब यहाँ पर। उस इंटेलेक्चुअल क्लास की बात कर रहे हैं जिस पर आज MKSOT काम कर रही है। ये उपरोक्त कार्य बाबा साहब की शैक्षणिक नीति से ही संभव है। जो शिक्षित बनो, सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, संघर्ष करो, संभावना सीखो और संभावना सिखाओ, सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ। क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है वो एक एक्शन आइडियोलॉजी पर, वो कैसे कृतिशील एक्शन आइडियोलॉजी है उस पर हम थोड़ा बताना चाहते हैं। अम्बेडकरवाद एक कृतिशील विचारधारा है। यह विचारधारा प्रबुद्ध भारत के निर्माण हेतु सोच विचार करने के कौशल से असक्षम और अदक्ष अनथिंकिंग मेजॉरिटी पीपल को सोच विचार करने वाले समाज, बहुजन समाज में तब्दील करके उसे शासनकर्ता जमात बनाने की प्रभावी प्रक्रिया है। क्योंकि भारतीय शिक्षा में आजकल जो सोच विचार करने का कौशल सीखा और सिखाया नहीं जाता है,
बल्कि अनुकरण, अनुसरण और अन्यायकरण करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो बाबा साहब समाज को नई दिशा देना चाहते थे। ये अम्बेडकरवाद का जो असली जो एक्शन आइडियोलॉजी के अंतर्गत आता है, अम्बेडकर इज एन एक्शन आइडियोलॉजी which leads us to process in converting in reconstructing the unthinking majority people into the thinking majority people become ruling race to creative and lead to प्रबुद्ध भारत। क्यों क्यों करना चाहते थे? क्योंकि बाबा साहब ने सबसे बड़ी सीख मनुस्मृति से ली। क्योंकि मनुस्मृति के अंतर्गत जो सोच विचार करने वाले समाज को गैर सोच विचार करने वाले समाज में परिवर्तित करके जन्म जन्मांतर गुलाम और सेलिबरी बना करके रखने का जो काम किया गया है, इसलिए अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी है सर। और अम्बेडकरवाद एक क्रियाशील विचारधारा है। उसकी गतिशीलता और प्रक्रिया जो बहुजन समाज में सोचने के कौशल से प्रवीणता, नवीनता, सृजनता के बेहतर, उन्नत, विकसित और अभिवृद्धि कराती है और न्याय, समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे यानी कि सहकार की स्पष्ट व्याख्या किए गए सिद्धांत पर आधारित स्वाभिमान समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर करती है। ये डायनेमिज्म है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये जो है हम देखते हैं कि बाबा साहब की जो शैक्षणिक ज्ञान है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सहकार साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण शिक्षा नीति जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी शिक्षा व्यावहारिक, सृजनात्मक, सोच विचार करने वाली बस संभावनाओं से भरपूर है, पॉसिबिलिटी से भरी हुई, ओज प्रोत है। क्योंकि यदि हम भारत को बहुमुखी विकास की बात करें तो सहकारिता का आधारित शिक्षा नीति भी अनिवार्य है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज कॉर्पोरेशन को स्वीकार किया गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉर्पोरेशन की आहट को अपनी पहली दूरदृष्टि से ही समझ लिया था। बाबा साहब ने तभी समझ लिया था क्योंकि कॉर्पोरेशन कंसेप्ट पर तो अभी 1995 में संशोधन हुआ है, 1995 में संशोधन हुआ है, लेकिन बाबा साहब ने तो पहले ही इस पर विचार पर अपना काम करना शुरू कर दिया। आज हम आकलन करें तो पाते हैं कि भारत नहीं बल्कि विश्व में भारत का संविधान कॉर्पोरेशन का सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली दस्तावेज है। लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेशन कैसे कहाँ है, तो कॉर्पोरेशन ये कर रहा हूं कि भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब ने उससे पहले ही जब इनकी जो परिभाषा है 1995 में जो परिभाषित की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, बाबा साहब ने इसकी आहट को पहले ही स्वीकार कर किया था। आज 21वीं सदी में अम्बेडकरवाद की गतिशीलता, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकरवाद मद्देनजर रखते हुए समाज निर्माण में सोशल एफिशिएंसी को कल्टीवेशन ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग के द्वारा आर्थिक ढांचे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का विकास भारतीय संविधान में दिखाई देता है। आज मनुवादी ताकतें समाज को बांटने में लगी हुई हैं। आज आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण का समय है कि हम भारतीय संविधान में मौजूद कॉर्पोरेशन से ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद को खत्म कर सकते हैं। यदि हम भारत के संविधान में विद्यमान कॉर्पोरेशन का अध्ययन करें तो जिस प्रकार किसी भी आपदा और संकट काल में मानव कल्याण का कार्य सहकारिता से ही संभव हो सकता है, तो भारत में मौजूद जातिवाद, विषमता और वैमनस्यता भरे संकट काल में पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर बहुजन समाज जो भारत की कुल आबादी की 85% भाग है, को संविधान में मिली सहूलियत के कारण ही कुछ सम्मान मिल सका है और उद्धार संभव हो पाया है। यदि आज भारतीय संविधान को समाज पुनर्निर्माण का आधार बनाया जाए तो बहुजन समाज के लिए मौजूद संकट जैसे बहुमुखी, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण से छुटकारा मिल जाएगा। तब हम देखेंगे कि देश के विकास में गुणात्मक वृद्धि होती है। कॉर्पोरेशन इन अवर सोसाइटी, भारत के संविधान में जिस प्रकार फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, लॉ एंड रेमेडीज को मूल अधिकार मिले हुए हैं, साथियों अंतरराष्ट्रीय सहकारी अलायंस द्वारा सहकारिता के मूल 7 सिद्धांतों में भी यही गुण विद्यमान है। सहकारिता को स्वीकार व लागू करने से
भारतीय संविधान से होने वाली राष्ट्र निर्माण से लेकर मानव कल्याण की भी संपूर्ण विकास संभव है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी सहकारिता को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के रूप में रखना चाहते थे, किंतु विरोधियों के कारण संभव नहीं हो सका। लेकिन जब वे भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का बनाने का अवसर मिला, उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल 39 चैप्टर है साथियों, 39 चैप्टर्स हैं। इसमें से 5, 6, 10, 32 और 33 नंबर चैप्टर सहकारिता पर आधारित हैं। इसके क्रियान्वयन मात्र में SC, ST, OBC बहुजन समाज का विकास प्रारंभ हो चुका था। बाबा साहब अम्बेडकर कॉर्पोरेशन एजुकेशन चाहते थे। यदि आज हम कॉर्पोरेटिव शिक्षा लागू करें तो जाति जैसा दानव भी मारा जा सकता है। यानी कि बाबा साहब जो कास्ट को खत्म करने की जो बात कर रहे थे, वो कास्ट पर हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब के इस कंसेप्ट को, बाबा साहब ने जाति पर और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जिनको मैं आपको थोड़ा बताना चाहूं कि बाबा साहब ने कास्ट के लिए कहा है कि कास्ट इज ए नोशन, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। ये जो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट डज नॉट मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल बैरियर, इट मीन्स ए नोशन ऑफ चेंज। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बाबा साहब ने 21 नंबर चैप्टर में पैरा नंबर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बात बताई है कि कास्ट एक कोई ईंटों की दीवार या कांटेदार तार की बाड़ नहीं है जो व्यक्ति एक दूसरे से मिल नहीं सकता है। ये एक मेंटल बैरियर है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, बस सोच विचार करने की जरूरत है। सोच विचार करने मात्र से कास्ट जैसे दानव को मारा जा सकता है। देन कास्ट विल केस द ऑपरेटिव फोर्स। ये बाबा साहब ने कहा कि इसी से हम जो है इस काम को कर सकते हैं, और हमको पढ़ना और एजुकेशन को समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू थिंग एनलार्ज योर माइंड। आपको अपने दिमाग को बौद्धिक रूप से बड़ा करना पड़ेगा। योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक, सोच विचार की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको अपनी समस्या का समाधान करने के पर विचार करना पड़ेगा। ये सब एक्शन आइडियोलॉजी में बाबा साहब के लिए आता है। और दूसरा है द बिरिंग द कैपेसिटी, दैट विजन, दैट एबिलिटी टू फॉर्म जजमेंट, टू बियर अपॉन द एक्शन प्रॉब्लम व्हिच द वास्ट मास ऑफ द पीपल दिस कंट्री आर फेसिंग टुडे। जो ये बाबा साहब का जो तीसरा नंबर वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम नंबर 17 में तीसरे पैरा में दिया हुआ, पेज नंबर 33 377 पर। तो बाबा साहब का ये जो कंसेप्ट है, ये शैक्षिक और बौद्धिक ज्ञान का, ये छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है साथियों। कॉर्पोरेशन पर बाबा साहब ने कहा है कि कलेक्टिव मेथड एंड कल्टीवेशन, ये बाबा साहब का स्टेट ऑफ माइनॉरिटी जो बुक है उसमें बाबा साहब ने दिया हुआ है। एक्सप्लेनरी नोटेड रैपिड इंडस्ट्रियल एसेंशियल टू स्टेट सोशलिज्म एंड नीड ऑफ कॉमन कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी। इसमें बाबा साहब ब्राह्मणों द्वारा बनाई सामाजिक व्यवस्था को गहराई से बताया है और कहा है कि इसको खत्म किया जा सकता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी इसको इंडिकेट किया है। व्हाई डज द नोशन ऑफ कास्ट नीड टू अप्लाई डायनामाइट? व्हाई डज द नोशन ऑफ कास्ट नीड टू अप्लाई डायनामाइट? जाति की अवधारणा को खत्म करने के लिए डायनामाइट अप्लाई करने की आवश्यकता क्या है? इसमें बाबा साहब बताते हैं कि ब्राह्मणों की बुद्धिमत्तापूर्ण समाज के बारे में बताते हैं कि वे प्राकृतिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बताकर शासक बने हुए हैं, जबकि जात की अवधारणा को समझकर सहकार पैदा कर डायनामाइट लगाकर समाप्त किया जा सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट को कॉपरेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन और सेल्फ कॉपरेशन पैदा करके इस कास्ट रूपी दानव को खत्म करके डायनामाइट लगा करके हम जाति को खत्म कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव एजुकेशन से चीज हमको प्राप्त होती है। लीड ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग ऑफ कॉपरेशन अमंग बहुजन, नीड ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग ऑफ कॉपरेशन अमंग बहुजन। बहुजन समाज में ये सोचना और सृजनता करना सिखाना, इसमें बाबा साहब पैरेलल एक्टिविटी, एक समान तीज त्योहार और कॉमन एक्टिविटीज को एसोसिएट समाज के द्वारा बात करते हैं कि विद इन द सोसाइटी और बिटवीन द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी और बिटवीन द सोसाइटी हमको कॉपरेशन पैदा करना पड़ेगा और कॉपरेशन पैदा करके इसको हम
आगे इसको सहकारिता से डायनामाइट के रूप में इसको हम खत्म कर सकते हैं साथियों। कॉपरेशन इन 21वीं सेंचुरी, इसमें बाबा साहब एजुकेशन के मार्फत बहुत सारी बातों को बताने का काम करते हैं, क्योंकि कॉपरेशन इज एन अदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, कॉपरेशन इज एन अदर नेम ऑफ अम्बेडकर, द बेटर वे टू मीट द चैलेंज ऑफ द चमचा एज। साथियों, यहां में कंसर्न टू कम्युनिटी टू अनदर नेम ऑफ पीबीएसपी, जिस प्रकार हम कह रहे थे कि कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, वी कैन से द कंसर्न टू कम्युनिटी इज अनदर नेम ऑफ पीबीएसपी। समाज से जुड़ी समस्याओं को समझना ही पीबीएसपी है, क्योंकि पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम का जो हिंदी रूपांतरण है सो समाज ऋणों से ऋण भुगतान कार्यक्रम। हमने जो समाज से लिया है उसको वापस करने का अगर कहीं कोई अध्ययन कराया जाता है तो महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग में कराया जाता है। ये अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन। अब समझने का प्रश्न ये खड़ा होता है, इस काम को आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको। तो लाजमी है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस काम को करें। नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर अपकमिंग टूल्स, नॉन पॉलिटिकल रूट आर अपकमिंग टूल्स। क्या है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इक्विप्ड विद स्किल एंड टेक्निक्स। साथियों, ये जो पीबीएसपी के द्वारा इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण जो किया जा रहा है, ये अम्बेडकरवाद की विचारधारा को से ओतप्रोत समाज को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जब हम सामाजिक गुलाम थे तब हम 1% की भी उम्मीद नहीं करते थे, 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि हम बुद्धिमत्तापूर्ण समाज बनाने की गरज है। हमको मालूम ही नहीं था ये चीज। 1% लोगों को हमें बुद्धिमत्तापूर्ण समाज निर्माण में विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद ही मिली है। उससे पहले हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इंटेलेक्चुअल क्लास की हमको कहीं कोई जरूरत है। ये हमें अभी पता चला। ये सब बाबा साहब के सामाजिक शिक्षा की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज हम पीबीएसपी के द्वारा इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने का काम कर रहे हैं और प्रारंभ किया जा चुका है। इस इंटेलेक्चुअल क्लास बुद्धिमत्तापूर्ण समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति को एमकेएसओटी द्वारा पीबीएसपी के माध्यम से आधुनिक विचारों से तैयार किया जा रहा है, जो कि 21वीं सदी में मनुवादी ताकतों से मुकाबला करने में साथ साथ बौद्धिक समाज में आपस में भी कॉपरेशन और सहकार इन्फिनिटी आपुलकी पैदा करने का, सहकार मतलब कॉपरेशन, आपस में भाईचारा पैदा किया जा सके, इस नीति का काम करने पर हम अपने समाज में मॉरल फोर्स तैयार कर रहे हैं। मॉरल फोर्स आर्मी फोर्स से ज्यादा बड़ी है, जिसका मॉरल मजबूत है, बौद्धिक रूप से मजबूत है। जो बाबा साहब के पास था, अकेले थे लेकिन लाखों मनुवादियों से टक्कर लिया, लोहा लिया उन्होंने। किस वजह से? अकेले मॉरल फोर्स। लेकिन आज जो पीबीएसपी है कलेक्टिव मॉरल फोर्स बनाने का काम कर रही है साथियों, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास बौद्धिक वर्ग द्वारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होने का मतलब इंटेलेक्चुअल की नीड क्रिएट होना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिमत्तापूर्ण वर्ग में मानवतावादी काम करने की लालसा हमेशा बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि हम इनकी टूल्स एंड टेक्निक्स धारदार होने चाहिए। मतलब तलवार या आपके वेपन्स, आपके हथियार जब तक धारदार नहीं है तब तक वो काम नहीं करेंगे। वो सारे जो टूल्स और टेक्निक्स है, क्यों इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने की, तो हमारे अगुआ हैं महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के श्रीमद पीआर अम्बेडकर साहब, प्रोफेसर अनिल डोंगरे साहब कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास रूलिंग ना होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि भाई आप ये बताओ कि 3 साल में कैसे बौद्धिक क्रांति आप कर दो, मतलब आप कैसे जो है आप टारगेट अचीव कर लेंगे। तो अनिल डोंगरे सर ने कितना बढ़िया सवाल दिया था कि हम इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करेंगे।
इंटेलेक्चुअल क्लास निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी में ना भी हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो उनको लोग इमिटेट करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, लोग उनको मानते हैं। इस देश में तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जो बेशक किसी सत्ता में या किसी उसमें ना हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। इसलिए अगर हम एक साल के अंदर 1000 इंटेलेक्चुअल्स बनाने में सफल हो जाते हैं, तो 10,000 इंटेलेक्चुअल्स को बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। जब हम इंटेलेक्चुअल्स को बना लेंगे तो हमें इस देश में बौद्धिक क्रांति करने में देर नहीं लगेगी साथियों। इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल एमेंसिपेशन और इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, इंटेलेक्चुअल लिबरेशन और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक उत्थान, ये जो इंटेलेक्चुअल समाज को बनाने के लिए जो टूल्स हैं, जिन पर आज अनिल डोंगरे सर एक एक संडे को छोड़ करके हम लोगों को बहुत बारीकी से बताने का और समझाने का काम करते हैं कि अगर देश में बहुजन समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास बन के तैयार हो जाएगा तो हम लोगों का मॉरल फोर्स बन के तैयार हो जाएगा। जब ये सब बन के तैयार हो जाएगा तो हम किसी भी क्रांति को करने में और बड़ा काम करने में हमको देर नहीं लगेगी साथियों। क्योंकि उपरोक्त बौद्ध वर्ग का निर्माण 21वीं सदी में भारत में फैले विषमता, वैमनस्यता, भय, लाचारी व भुखमरी के लिए किसी भीमबट्टी जैसी औषधि से कम नहीं है। किसी भीमबट्टी जैसी औषधि से कम नहीं होगा। इसके निर्माण में MKSOT के प्रबंध निदेशक व PVSP के नेशनल कन्वीनर PR अम्बेडकर जी के साथ नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व जॉन डबे स्टडी सेंटर के प्रबंध निदेशक प्रोफेसर अनिल डोंगरे साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ MKSOT के विद्यार्थी और PVSP के कार्यकर्ता भी बौद्धिक वर्ग इंटेलेक्चुअल क्लास निर्माण करने में सहायक बने हुए हैं और हम इसके हिस्सा भी हैं। इसके आप सभी भागीदारों को भूमिका बहुत अष्ट और महत्वपूर्ण निभा रहे हैं आप लोग। सहकार साथियों, आज अम्बेडकरवाद की इस श्रेष्ठतम विचारधारा से सम्राट अशोक के शासन काल में, जिसमें क्रिएटर ऑफ सोसाइटी माना था, क्योंकि इसमें विचार कौशल, सृजनता और संभावनाएं मौजूद हैं। यदि जाति को समझाने में और समझने में, सोच विचार की शिक्षा में प्रवीण होकर समाज को सोच विचार वाला बनाने में, आपसी सहयोग व आपुलकी लाने में जो काम कर रहे हैं, इसी से सम्राट अशोक के सपनों का भारत का निर्माण होने का रास्ता प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत वो अशोक का भारत। माना है काशीराम साहब, मैं प्रबुद्ध भारत की कल्पना करता हूं। ये तभी संभव है जब हम बौद्धिक वर्ग बनाने में हम सफल हो जाएं। इंटेलेक्चुअल मॉरल फोर्स के निर्माण होने से समाज किसी भी प्रकार के संकट से निकलने में सक्षम हो जाएगा। ये एक सामाजिक नवीनीकरण की प्रक्रिया है। आज 21वीं सदी की बेहतरी का समय है, क्योंकि सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस इज द लाइफ प्रोसेस। ये आज की अनिवार्यता है। ये जॉन डेवे सर का कोटेशन है। सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस इज द लाइफ प्रोसेस, ये आज की अनिवार्यता है। आज बाबा साहब के विचारों को जीवंत करने के लिए अनिवार्य है कि हम उसके लिए अपने काम को इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने के लिए तत्पर रहे और मॉरल फोर्स तैयार करें। क्यों? अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन। अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन इस काम को करेगा। निश्चित लाजमी है ये काम हम और आपको ही करना पड़ेगा। साथियों, समझना बहुत जरूरी है। आगे मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग बाबा साहब का एक कोटेशन का उद्धरण देते हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा की आम सभा में एक सेंटेंस बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर धोखा नहीं दिया होता, तो हम पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब क्या चाहते? दैट इज द क्रिएटिव एजुकेशन। अगर बाबा साहब के वक्तव्य के अनुसार लोगों ने बाबा साहब को धोखा नहीं दिया होता, तो बाबा साहब के लिए वो लोग बाबा साहब क्या अपेक्षा करते थे? क्या ये चाहते थे? क्या आमदनी का 20वां हिस्सा या 5% समाज पर खर्च करेंगे, या बहुत अपने समाज में
को जागरूक करने का काम करेंगे। क्या ये था? ये हो सकता है उस समय ये प्रासंगिक रहा होगा, लेकिन 21वीं सदी में मैं इसको नकारता हूं। मैं जवाब देता हूं नहीं, बीच में हिस्सा खर्च करने से और हमको सिर्फ समाज का उठाई दरी का काम करने से काम नहीं चलेगा। आज काम चलेगा तो फिर क्या चाहते थे ये सोचने में से है। वे समाज में सहकार चाहते थे, कोऑपरेशन चाहिए। यदि समाज में कोऑपरेशन रहेगा तो आमदनी का 20वां हिस्सा भी खर्च हो जाएगा और वो कीमती समय भी अपना दे देगा। दैट इज ए नीड टू क्रिएट ए कोऑपरेशन इन अवर सोसाइटी। आज अनिवार्यता इस बात की है कि समाज में सहकार होना चाहिए। 21वीं सदी की प्रासंगिकता इस बात के लिए कहती है, और समाज को सोच विचार बाला समाज बनाए, यानी कि बौद्धिक समाज चाहते थे। बहुजन समाज बौद्धिक वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा तो अपने से नीचे वाले वर्ग का कल्याण व सहयोग भी कर पाएगा। यानी कि आज के समय में 21वीं सदी में अगर बाबा साहब को धोखा नहीं दिया होता तो बाबा साहब इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने की बात करते, क्योंकि उसी से ही कल्याण संभव था। वे पढ़े लिखे लोगों से सम्राट अशोक के शासनकाल के पुनर्निर्माण की नीतियों के समावेश की आशा की थी, क्योंकि सम्राट अशोक के शासन की तरह समता, समानता और बंधुता की जा सकती थी। बाबा साहब स्वयं भी सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। यही आशा भी अपने पढ़े लिखे लोगों से चाहते। आज 21वीं सदी में बाबा साहब ये चाहते अगर धोखा नहीं दिया होता तो, क्योंकि अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा, ये इसी संकल्पना से संभव है। आज हम वैसे संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि महापुरुषों के जब भी कोई संकल्प होते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ी रेमेडी होती है, बहुत बड़ा कोई न कोई एक वक्तव्य होता है, इस वजह से उनकी वो होती है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन बहुत अनिवार्य होता है, सर, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की सफलता तक ले जाने के लिए की जरूरत है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए शैक्षणिक निर्णयों के समझने के लिए हमें सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ये तय करें कि बौद्धिक वर्ग कैसे बनेगा, कॉर्पोरेशन कैसे पैदा होगा, जातिवाद कैसे खत्म होगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत कैसे बनेगा, ये अगर बाबा साहब की शिक्षा के ज्ञान को समझना है तो बाबा साहब के साथ किस चीज से प्रभावित थे उसको समझना पड़ेगा। कि सम्राट अशोक के 3 कंसेप्ट को हम लोग कई बार कूट करते हैं। क्या कूट करते हैं कि सम्राट अशोक ने जीवन में 3 अपने वो संकल्प लिए थे। पहला संकल्प ये था कि मैं युद्ध की नीति का त्याग कर, युद्ध का त्याग नहीं करता हूँ, युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। अगर युद्ध आ पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। एक दूसरा था, मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूँ, यानी कि अलगाववाद और जो है दुष्ट प्रवृत्ति का जो नेचर का कार्य है उसका मैं त्याग करता हूँ। तो मैं कल्याणकारी व समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए पराकाष्ठा तक प्रयत्न करूंगा। ये 3 संकल्प सम्राट अशोक के थे। ये जो संकल्प थे ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है, क्योंकि जब कोई महापुरुष संकल्प लेता है तो उसमें कोई न कोई चीज छिपी होती है। बाबा साहब ने भी एक जीवन में संकल्प लिया था, बहुत समझने की चीज है। बाबा साहब का एक संकल्प, बाकी संकल्प तो जितने लिए थे वो उन्होंने सारे जीवन में निभाए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं 13 अक्टूबर 1935 यरवदा में उन्होंने एक घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, ये मेरे बस में है। इस संकल्पना को पूरा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 को मृत्यु से 50-51 दिन पूर्व अपने 5 लाख लोगों के बीच में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। साथियों, मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूं कि महापुरुष कोई डिटर्मिनेशन करता है तो उसको पूरा करता है। हम आज छोटे मोटे कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाते हैं। कहीं कोई काम करना होता है तो अपने को अलग करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन महापुरुषों के कंसेप्ट अपने आप में डिटर्मिनेशन बहुत बड़े होते हैं साथियों। इसी प्रकार मैं, चूंकि हम महानायक काशीराम स्कूल जी के स्कूल ऑफ थिंकिंग के विद्यार्थी हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि महानायक काशीराम साहब ने भी अपने जीवन में 3 संकल्प दिए थे। उनको ऐसे ही मास रीडर नहीं कहा जाता है। महानायक काशीराम इज द मास रीडर। आज 20वीं सदी के सबसे बड़े नेता मानता हूं मैं उनको। किस वजह से थे? उनके भी जीवन में 3 संकल्प दिए थे कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। एक दूसरा उनका संकल्प था, मैं कभी जीवन में लौटकर अपने घर गांव में, जहां जन्म स्थान रोपड़ जो पंजाब में थे, मैं लौटकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत का संपूर्ण बहुजन समाज ही मेरा परिवार है और इसको जगाना मेरा लक्ष्य है। दूसरा संकल्प था। और तीसरा संकल्प उन्होंने एक और लिया था, मैं जीवन में कभी कोई संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा और ना ही एकत्रित करूंगा। आज गूगल पर आप सर्च करके अगर देखेंगे तो महानायक काशीराम साहब के नाम से कोई मकान, कोई दुकान, कोई संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज हमारे यहाँ लोग बाग छोटे छोटे पैसे में और छोटे छोटे लोगों में अपना ईमान बेच देते हैं। और व्यक्ति ने जो संकल्प लिया उसको निभाया, इसीलिए ही बिकम ए मास लीडर ऑफ द इंडिया। वो मास लीडर बन पाए। ये जो संकल्प हैं सभी सामाजिक शिक्षा से संबंधित है और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत। इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास बाय द थिंकिंग हम इसको कर सकते हैं और अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। बाबा साहब ने, मैं उस पहलू पर बाबा साहब के पर शैक्षणिक ज्ञान पर बात करना चाहता हूं जो 25/11/1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने कुछ चेतावनियां दी। अगर उन चेतावनियों को आप देखें तो उनके लाइफ के बहुत ज्यादा उससे वो प्रभावित हैं। कैसे हैं कि बाबा साहब ने हमें सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संविधान प्रक्रिया को ही अवमानना और गतिमान बनाए रखने के लिए कहा था। बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा की बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग कोटेशन देते हैं, लेकिन एक कोटेशन ये भी देते हैं कि ये संविधान अगर अच्छे लोगों ने संविधान को लागू करने वालों की अगर मंशा अच्छी है, भावना अच्छी है, ध्येय अच्छा है तो संविधान अच्छा साबित हो जाएगा। अगर ये संविधान को चलाने वाले लोग गलत हुए तो ये संविधान गलत साबित हो जाएगा। ये लोग अपने हिसाब से इसको लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब ने हमें सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को ही अपनाना पड़ा। बाबा साहब ने कहा था, वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि हमको अगर अपने कल्याण में अपने लोगों के गतिमान बनाना है तो संविधान की प्रक्रिया से ही संभव है। कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, कुछ लोग आपको अलग रास्ते की नई नई बातें बताएंगे, आपको एक तरफ ले जाना चाहेंगे, लेकिन आप इससे बिल्कुल अलग नहीं आते। यहाँ बाबा साहब समाज को बताना चाहते थे कि मनुवादियों द्वारा दिए गए लालच और लोभ में नहीं आना। ये उनका। थैंक यू चौहान सर, मोहन चौहान साहब, थैंक यू। और एक जॉन स्टुअर्ट के कोटेशन को भी उन्होंने उसमें कहा था कि जॉन स्टुअर्ट के कोटेशन के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था लोकतंत्र किसी व्यक्ति या संस्था के चरणों में नतमस्तक नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। यहाँ बाबा साहब क्या कहना चाहते थे समझने की जरूरत है हमारे लिए। बाबा साहब का संदेश आज के समय की राजनीति में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि सत्ता कुछ ही लोगों के इशारे पर चल रही है और वे मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में अनिवार्य है कि पीबीएसपी की विचारधारा के साथ चलकर सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन के गतिमान बनाएं ताकि उखाड़ कर फेंका जा सके। ये जो इनकी नीति है, बाबा साहब ने जॉन स्टुअर्ट के कोटेशन से बताया था कि जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलेंगे तभी आप कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। हमें राजनीतिक, थोड़ा सा पानी पीजिएगा फिर बोलिएगा। जी सर, कोई बात नहीं, चल ले लेता हूँ। हमें राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने तीसरी चेतावनी दी है, हमें राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। जहां सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता है वहां प्रजातंत्र का अर्थ अन्य अथवा अलग तरीके से समझा जा सकता है, जिसमें स्वतंत्रता समानता का आदर्श हो, क्योंकि भारतीय समाज में समानता व फ्रेटर्निटी की नितांत आवश्यकता है। यहाँ बाबा साहब ने फ्रेटर्निटी का अर्थ आपसी भाईचारे को बताया।
आपसी कोऑपरेशन को बताया। ये जो बाबा साहब का संदेश है, ये संदेश ही चेतावनी है। और बाबा साहब जानते थे कि ये संविधान हमने बनाया है, इसके साथ ये लोग कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, इसीलिए सभा में लोगों के सामने ये चेतावनी देने का काम उन्होंने किया था। क्योंकि जातियां आपस में अलगाव पैदा करती हैं, इसलिए जातियां राष्ट्र विरोधी हैं और जाति आधारित दुराचार कृत्य भी राष्ट्रद्रोही है। क्योंकि जातियों से हमारे आपस में ईर्ष्या व द्वेष पैदा करती है, इसलिए हमें इनसे दूर हो जाना चाहिए। ये बाबा साहब ने उस असेंबली सभा में बोला था। समय तेजी से बदल रहा है, हमें और हमारे समाज को भी तेजी से बदलना होगा। हमने सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांत के जनता के द्वारा जनता के लिए सुनिश्चित करने की मांग रखी है, तो हम इसे पहचाने। हमें समाज में व्याप्त बुराइयों को पहचानने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर यदि ऐसी सरकार लोगों की सेवा करने में असमर्थ रहे तो इसे हटाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। सही मायने में देश की सच्ची सेवा यही है। उन्होंने कहा कि जो ये संविधान के द्वारा जो लोगों का कल्याण और जो परोपकार हो सकता है उसी से करना चाहिए। अगर लोग इसके अंदर खिलवाड़ करते हैं तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए। बाबा साहब के 25/11/1949 के संसद की संविधान सभा में दिए महत्वपूर्ण भाषण हमारे भाग के लिए आदर्श और आदेश भी। ये एक आदर्श है और ये हमारे लिए आदेश भी है। अब इस आदेश का हम कितना पालन करते हैं और हम लोग इसको कितना एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं, यह हमारे पर डिपेंड करती है। सही मायने में यही समाज परिणाम है। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। यही पूरी क्योंकि बाबा साहब की जो एजुकेशन सिस्टम है, बाबा साहब का जो संदेश है, इसको समझना होगा और हमें समाज को समझाना होगा। क्योंकि अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। एक्सीलेंट। जी साथियों, मैं अभी आप सब लोगों को क्वेश्चन के लिए इनवाइट कर रहा हूं। इसमें हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी छुटे हुए थे, वो इस बार आज बार